तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। जुर्म की दुनिया में अगर हम बात करें तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि ट्रेजेडी, खून खराबा, रेप, डकैती और अजीब अजीब चीज़ें होती हैं, सीरियल किलिंग। कई बार क्राइम में कॉमेडी भी होती है और ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। और दूसरा, इंसानी दिमाग का तो कहना ही क्या क्या सोच लेता है, क्या क्या फितूर, क्या क्या आइडियाज़, कैसे कैसे ख्याल किसी क्राइम को करने के लिए, किसी क्राइम को छुपाने के लिए, पुलिस कानून से बचने के लिए। ऐसी हज़ारों लाखों कहानियाँ, किस्से, ऐसी मिसालें भरी पड़ी हैं। आज की जो कहानी है, उस कहानी को मैं सुनाऊं उससे पहले एक और मैं कहानी इसी क्राइम तक के एपिसोड में सुना चुका हूँ। उसको थोड़ा सा सुनाना चाहता हूँ, इसलिए कि कहीं ना कहीं बताऊंगा कि फिर क्यों सुना है। क्राइम तक के इसी कहानी के एपिसोड में शायद 2-3 साल पहले एक कहानी सुनाई थी आपको। एक आर्मी अफसर की कहानी थी। वो इंडियन आर्मी में मेजर थे, डॉक्टर मेजर, क्योंकि पेशे से डॉक्टर थे और इसीलिए उनकी भर्ती हुई थी आर्मी में। तो उनकी पोस्टिंग असम में थी और जिस छावनी में, असम में, जहाँ पे सारे जवान अफसर रहते थे, उसी जगह वो रहते थे। उन्हीं घर मिला हुआ था सरकारी। उनकी वाइफ जो है वो भी डॉक्टर थी। उन्हीं के पड़ोस में एक उनके सीनियर कर्नल साहब भी रहते थे। कर्नल साहब की बीवी भी उनके साथ थी। कुछ वक्त के बाद ऐसा हुआ कि कर्नल साहब की पोस्टिंग कर दी गई सूडान किसी मिशन पर, और जो मेजर साहब की वाइफ थी, जो डॉक्टर थी, वहीं थी, उन्हें भी एक विदेश भेज दिया गया किसी असाइनमेंट पर। तो अब कर्नल की वाइफ और मेजर की वाइफ, बल्कि कर्नल साहब खुद और मेजर साहब की वाइफ दोनों विदेश में। इधर बचे सिर्फ मेजर और कर्नल की वाइफ। दोनों पड़ोस में रहते थे, मिलते जुलते थे, दोनों में दोस्ती हुई, फिर प्यार हो गया। अब प्यार हो गया तो दोनों को लगा कि शादी करनी चाहिए। लेकिन मसला ये था कि एक मेजर एक कर्नल की बीवी से प्यार कर बैठा है। अब कर्नल साहब का कद पद सब बड़ा है, दूसरा दोनों आर्मी में हैं, दोनों शादीशुदा हैं। अब शादी करे कैसे? ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, कायदे कानून जो आर्मी के हैं, वो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो दोनों चाहते हुए भी शादी नहीं कर सकते थे, पर दोनों प्यार करते थे। तभी मेजर साहब के दिमाग में एक आइडिया आया कि अगर वो ये शादी उन्हें करना है तो फिर मेजर को मरना होगा, यानी उन्हें खुद। अब वो सचमुच में मरना तो चाहते नहीं थे, न मर सकते थे, फिर शादी कैसे करते? तो उन्होंने अपनी मौत का एक नाटक रचा। उसी असम में एक पहाड़ी के ऊपर एक दिन अपनी गाड़ी ले गए और गाड़ी को बिल्कुल खाई के किनारे ऊपर खड़ी की, और फिर उस गाड़ी में एक सुसाइड नोट छोड़ा। घर के अंदर भी सुसाइड नोट पहले ही छोड़ कर आए थे, अपने हैंड रिटन, और गाड़ी को खाई से धक्का दे दिया। और उसके बाद वो गायब हो गए। असम से पहले बस से निकले, पटना पहुंचे, पटना से फिर अलग अलग शहर होते हुए महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र से फिर सांगली। अब इधर मेजर साहब गायब, उन्हें ढूंढा जा रहा है। काफ़ी तलाश की गई, मिले नहीं। इधर मेजर साहब की इस गुमशुदगी से 2-4 दिन पहले कर्नल साहब की बीवी असम छोड़कर अंडमान पहुंच जाती हैं। अब चूंकि इन दोनों के बीच का जो प्यार था वो किसी को मालूम नहीं था कि दोनों प्यार करते हैं, तो कर्नल की बीवी की गुमशुदगी और मेजर साहब का खुद गायब होना किसी को पता ही नहीं चला, कोई शक नहीं हुआ, दोनों कड़ियों को जोड़ा नहीं गया। लेकिन सुसाइड नोट मिला, उसमें लिखा था मैं डिप्रेशन में हूँ और ये हूँ, और मेजर साहब ने कहा मैं सुसाइड कर रहा हूँ। तो हो गया कि चलो खुदकुशी का मामला है। अब ये सारी चीज़ें हो गई, लेकिन कुछ वक्त के बाद, करीब 2 महीने के आसपास की बात है, ये 2000 शायद 7-8 की बात है। तो मेजर साहब के गुम हुए 2 महीने हुए थे। अचानक उनके मोबाइल का बिल उनके उसी सरकारी घर में आता है, मेजर के। वो बिल जो है वो वहाँ के अफसर उठाते हैं, मेजर साहब तो मर चुके थे। तो उस मोबाइल के बिल को जब देखते हैं, इधर जो आर्मी की मिलिट्री इंटेलिजेंस है वो तलाश कर रही है कि मौत की वजह क्या है, जांच वाँच, चूँकि बहुत सारी चीज़ें हैं आर्मी में। तो जब उस मोबाइल बिल को भी उन्होंने अपनी तफ्तीश में जोड़ लिया, तो उसमें देखा अचानक कि एक नंबर है जो अंडमान का है, और मौत से पहले खुदकुशी जब उन्होंने किया, करीब 3:30 बजे ये के आसपास में कॉल था उसी डेट का, और 4 बजे के आसपास उनकी मौत की बात हुई। तो मिलिट्री इंटेलिजेंस को लगा कि ये अंडमान में किससे बात कर रहे हैं, तो पता चला कि वहाँ एक नेवी अफसर का नंबर है वो। अब उस नेवी अफसर तक टीम पहुंची तो पता चला कि नेवी अफसर ने कहा फ़ोन आया था,
असल में उन्होंने अपनी एक महिला मित्र को यहाँ ठहराने का इंतज़ाम करने के लिए कहा था, तो मैंने ठहरा दिया। तो उन्होंने पूछा वो महिला मित्र कौन थी, तो उन्होंने कहा मैं तो जानता नहीं हूँ, लेकिन मैंने एक जगह ठहरा दिया। तो अब आर्मी की टीम उस होटल में पहुंची, उसने कहा कि इतनी इतने तारीख को कोई महिला आकर ठहरी थी। उन्होंने कहा हाँ। अब चूंकि पुलिस अभी तफ्तीश कर रही है मेजर साहब की, कर्नल साहब की बीवी तो सीन में ही नहीं है, तो वहाँ उन्होंने कहा कि हाँ आई थी। तो उन्होंने कहा कि कुछ हुलिया वुलिया बताए, तो जो हुलिया वुलिया बताया उनमें से एक अफसर ने कहा कि ये तो कर्नल साहब की बीवी से हुलिया बड़ा मैच कर रहा और वो भी गायब है। फिर तस्वीर मंगाई गई, दिखाया गया होटल स्टाफ को, उसने कहा यही ठहरी थी। अब ये हुआ कि मौत से जस्ट पहले मेजर साहब फ़ोन कर रहे हैं, कर्नल की बीवी को वहाँ ठहरा रहे हैं, कर्नल की बीवी भी गायब है, तो ये इशू मामला क्या है। अब इसके बाद पूछा गया कि यहाँ से मैडम कहाँ गई, तो उन्होंने बताया कि यहाँ से उन्हें शायद पहले चेन्नई जाना था और फिर चेन्नई के बाद उन्होंने कहा था कि मुझे सांगली जाना है। अब ये अहम जानकारी मिली तो फिर मेजर साहब की भी खंगाली गई कुंडली, पता चला वो महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखते हैं। अब मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीम लग गई पीछे, करते करते ये लोग सांगली पहुँचे। सांगली पहुँचे तो इन्हें पता था कि मेजर साहब डॉक्टर हैं और वो कैंसर स्पेशलिस्ट थे और कहीं ना कहीं वो बेरोजगार तो रहेंगे, नौकरी करेंगे। तो सांगली के हर छोटे बड़े अस्पताल में मिलिट्री के लोगों ने उनकी तलाश शुरू की और आखिरकार कामयाबी मिली। एक अस्पताल में पता चला कि हाँ इस नाम के शख्स यहाँ काम करते हैं और उन्होंने हिम्मत ये थी कि उन्होंने अपना नाम तक नहीं बदला था। पता लेकर मिलिट्री वाले घर पहुँचे तो हैरान, सामने मेजर साहब और कर्नल की बीवी दोनों मौजूद। पता चला दोनों ने शादी कर ली, लेकिन चूंकि आर्मी के कायदे कानून बहुत सारी चीज़ें तोड़ी, अपने सीनियर अफसर की बीवी को भगाया, शादी की, तो फिर उन दोनों को लेकर आया गया असम, कोर्ट मार्शल हुआ, उनको सज़ा दी गई और फिर उसके बाद वो बरी भी हो गए। बरी होने के बाद अब कहते हैं कि दोनों पति पत्नी गुमनाम ज़िंदगी बिता रहे हैं और बारे में उनके किसी को पता नहीं। उनकी पत्नी का कोई जुर्म नहीं था, वो आदमी में थी भी नहीं थी, एक वाइफ थी उधर। हाँ, फिर ये जब सच्चाई सामने आई तो कर्नल साहब ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया और मेजर साहब की बीवी ने, जो पहली बीवी थी, उन्होंने उनको तलाक दे दिया। तो अब मेजर साहब और कर्नल की जो बीवी हैं दोनों शादीशुदा हैं और दोनों कहीं गुमनाम ज़िंदगी जी रहे हैं। ये कहानी आपको क्यों सुनाई, क्योंकि इस कहानी में बहुत सारे पेचो खम थे। अब आज की कहानी सुनाता हूँ, उससे थोड़ा सा आपको अंदाज़ा लगेगा। बात इसी मतलब महीने 25 जुलाई की है। आज 30 जुलाई है, 5 दिन पुरानी। 25 जुलाई की तारीख थी, शाम का वक्त था, करीब 7 बज रहे होंगे, सूरज ढलने वाला था। हैदराबाद में रहने वाला एक शख्स जो एक फार्मेसी की कंपनी में मुलाजिम था, अपला राजू, वो अपनी बीवी के साथ विशाखापट्टनम की बड़ी मशहूर बीच पर घूमने गया था और इस बीच का नाम था रामाकृष्ण बीच, जिसको आरके बीच के नाम से वहाँ पे विशाखापट्टनम में लोग जानते हैं। तो अपला राजू और उसकी बीवी साई प्रिया, ये दोनों उस बीच पर घूमने गए 25 जुलाई को। और ये 25 जुलाई इन दोनों की ज़िंदगी के लिए बड़ा ख़ास था, बहुत ही ख़ास तारीख थी, क्योंकि ठीक 2 साल पहले 25 जुलाई 2020 को अपला राजू और साई प्रिया की शादी हुई थी। तो 25 जुलाई को इन दोनों की शादी की सालगिरह थी। इन्होंने कहा कि चलो कहीं सालगिरह को अच्छे से मनाते हैं। तो हैदराबाद से दोनों फिर विशाखापट्टनम पहुंचे और वहाँ इधर उधर घूमते रहे। पहले दिन में मंदिर गए, मंदिर में दर्शन किया, फिर शाम को ये होगा कि चलते हैं आर के बीच घूमते हैं। दोनों आर के बीच गए, खूब मस्ती की। साई प्रिया खूब पानी से खेल रही है, समंदर की लहरों से। धीरे धीरे शाम होने लगा, अंधेरा होने वाला था। इधर इसी बीच में साई प्रिया समंदर के किनारे, आमतौर पर जो सैलानी होते हैं, वो सेल्फी ले रही थी अपने मोबाइल से। लहरें आ रही थी, जा रही थी, वो सेल्फी ले रही थी। उसका पति अपला राजू भी बड़ा खुश था कि बीवी खुश है, तो वो भी उसको देख रहा था। इस दौरान में अपला राजू का कोई कॉल आ गया, तो वो कॉल में बिजी हो गया, फ़ोन पे बात करने लगा। 2-4 मिनट का वक्त होगा। बात करने के बाद जब उसने फ़ोन रखा, पलटा तो देखा प्रिया साई तो है नहीं, वो अभी सेल्फी ले रही थी। अब उसने आवाज़ दी, बहुत सारे और सैलानी थे, बट मिली नहीं। फिर इधर उधर वो ढूंढना शुरू किया, लगा कि कहीं आसपास कुछ खाने पीने का सामान, आइसक्रीम कुछ और ख़रीदने चली गई होगी, चाट वाट, लेकिन वो मिली नहीं। वो बीच के किनारे पूरा उसने छान मारा, आवाज़ बेतहाशा दे रहा है, पूछ रहा है, लोगों से पूछ रहा है, लेकिन साई प्रिया का कोई पता नहीं। अब पहली बार इतनी तलाश के बाद जो पति है उसका, अपला राजू, वो घबरा गया। उसे ये लगा कि वो समंदर के बिल्कुल किनारे थी और सेल्फी ले रही थी, लहरें आ रही थी, जा रही थी। ऐसा तो नहीं कि लहरों के बीच में वो बह गई और समंदर में जाकर डूब गई। तरह तरह के उसको ख्याल आने लगे। वो बदहवास भागता हुआ वहाँ पे जो कोस्ट गार्ड और वो सारे गोताखोर और वहाँ पे जो बीच में पुलिस वाले थे,
उनके पास गया और उसने बताया कि ऐसे ऐसे मेरी बीवी सेल्फी ले रही थी और अचानक गायब हो गई है और आसपास कहीं नहीं है, मुझे लगता है कि कहीं समंदर की लहरों में वो खो तो नहीं गई। अब वो सब भी सुनते हैं, फ़ौरन हरकत में आते हैं। जो कोस्ट गार्ड और उन तमाम लोगों को उनको चौकन्ना किया जाता है, गोताखोरों को बुलाया जाता है, तलाश शुरू होती है। तब तक अंधेरा हो गया था, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग उस बीच के किनारे तलाश शुरू कर देते हैं। इधर अपना राजू अपने घर वालों को भी फ़ोन करता है, ससुराल वालों को भी फ़ोन करता है कि ऐसी ऐसी बात हो गई। वो भी घबरा जाते हैं। अब रात को भी सर्च ऑपरेशन शुरू है, ढूंढ रहे हैं। बाकायदा जहाज के जरिए भी पानी के ढूंढना शुरू किया गया। पूरी रात बीत गई, फिर युवा की सुबह तलाशेंगे। वक्त इधर जैसे जैसे बीत रहा है, अपना राजू को अजीब अजीब ख्याल आ रहा कि पता नहीं उसकी बीवी के साथ क्या हो गया, और ये इतना अच्छा दिन, शादी की दूसरी सालगिरह, और उसे रह कर यही ख्याल आ रहा है कि कहीं वो समंदर की लहरों ने उसे निकल तो नहीं लिया। अभी सर तलाश जारी है। अगले दिन सुबह हुई, इसके बाद नेवी, कोस्ट गार्ड, गोताखोर, पुलिस, ये सारे लोग तलाश में लग गए। तलाश जोरों शोर से जारी है। फिर युवा के पानी के 2-2 जहाज का इस्तेमाल किया गया आसपास में दूर दूर तक, कि शायद अगर वो डूब गई है तो कोई लाश ही मिल जाए। किनारे इधर उधर पत्थरों में तमाम तलाश नहीं। फिर बाकायदा चेतक हेलीकॉप्टर को बुलाया गया और उसके जरिए तलाश शुरू हुई कि शायद मिल जाए। बहुत सारे लोग लगे रहे, नेवी के, कोस्ट गार्ड के, गोताखोर, लेकिन साई प्रिया का कोई सुराग नहीं मिला। अगला दिन भी पूरा बीत गया, तलाश जारी रही, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर रात हो गई, अंधेरा हो गया। फिर युवा के अगले दिन सुबह करेंगे। अगले दिन सुबह से फिर तलाश शुरू। गोताखोर दूर दूर तक ढूंढ रहे हैं समंदर के नीचे। ऊपर हेलीकॉप्टर से तलाश की जा रही है, नीचे जो 2-2 जहाज जो हैं वो ढूंढ रहे हैं। लेकिन दूसरा दिन भी बीत गया। अब 25 से 26 और 27 की तारीख आ गई जुलाई, कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस अपनी तरफ से लगी रही, जो नेवी के लोग हैं उनसे भी रिक्वेस्ट किया गया, वो भी बेचारे लगे रहे, कोस्ट गार्ड के लोग लगे रहे, गोताखोर लगे रहे। अब तीसरा दिन आ गया। तीसरे दिन भी ये खोज जारी रही, ये तलाश जारी रही एक बीवी की, और तमाम कोशिशों के साथ पूरी शिद्दत से ढूंढा जाने लगा। तब भी हेलीकॉप्टर बुलाया गया, फिर से ऊपर पानी के जहाज लगातार ढूंढ रहे हैं, लोग लगे हुए हैं, एक्सपर्ट, गोताखोर, ये। लेकिन करीब अब 65-70 घंटे हो गए, सुराग नहीं मिला। अब जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था, यही हो गया कि अब शायद साई प्रिया नहीं मिलेगी, और चूंकि बाहर में भी है नहीं, पानी के अंदर भी नहीं मिल रही है, लाश भी नहीं मिली है, तो धीरे धीरे उम्मीद कम होती जा रही है। और ये था कि शायद चूंकि बंगाल की खाड़ी है वो समंदर, तो लाश बहकर कहीं दूर चली गई है। लेकिन दूर तक ढूंढा हेलीकॉप्टर के जरिए, पानी के जहाज बहुत दूर के समंदर के अंदर तक गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इधर अपला राजू परेशान, उसके माँ बाप भी सब आ गए, और ये ढूंढ रहा है। हैदराबाद में ये इससे जाना था, लेकिन अब बीवी गुम है। तभी वेडनेसडे की रात आ गई। वेडनेसडे की रात को अचानक इधर जो साई प्रिया है, उसके माँ बाप भी परेशान हैं कि उनकी बेटी कहाँ गुम हो गई है। उन्हें भी अजीब अजीब ख्याल आ रहा है। लेकिन वेडनेसडे की रात को साई प्रिया की माँ के मोबाइल पर एक वॉइस मैसेज आता है, और वो एक अननोन नंबर से था। वो उस मैसेज को सुनती हैं, और सुनते ही मतलब खुश भी हैं और हैरान भी हैं और फिर परेशान भी हैं, और जो कुछ है सब कुछ है, इसलिए कि वो मैसेज ही ऐसा था। उस मैसेज में आवाज़ थी साई प्रिया की, और उसने कहा कि मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मैं नल्लूर में हूँ, और मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। अगर आप लोगों ने मेरा लोकेशन पता कर लिया या पता करने की कोशिश की, तो मैं सचमुच जान दे दूंगी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं मम्मी कि मैंने शादी कर ली है, और अब मैं अपने नए पति के साथ जिंदगी जीना चाहती हूँ। ये वॉइस मैसेज था। अब उसकी माँ ने जब ये सुना तो फौरन फिर इधर जो परेशान बेचारा पति 3 दिन से भटक रहा है, अजीब अजीब सपने आ रहे हैं उसको, अजीब अजीब खौफ कि पता नहीं उसकी बीवी के साथ क्या हो गया, तो उसके सास ससुर की तरफ से अब उसके पास मैसेज आता है कि ऐसे ऐसे हमारे पास एक वॉइस मैसेज आया, और उसमें ये लिखा है कि वो जिंदा है और उसका एक प्रेमी है और उसने उससे शादी कर ली। अब ये बात उसे पता चलती है। अपला राजू फिर ये विशाखापट्टनम में इधर लगातार तलाश हो रही थी, वो उन अथॉरिटी को बताता है, पुलिस को मैसेज देता है। मैसेज देने के बाद फिर अब पुलिस घर वालों से पूछताछ करती है, बात करती है, तो पता चलता है कि साई प्रिया जिस जगह पे रहती थी, पड़ोस में एक लड़का रहता था।
दोनों बचपन में साथ पढ़े, स्कूल भी साथ गए, कॉलेज भी साथ गए। साई प्रिया अब भी पढ़ाई कर रही थी और इसी साथ और स्कूल के ज़माने से ही दोस्ती कब प्यार में बदल गया दोनों को एहसास ही नहीं हुआ। लेकिन जब साई प्रिया की शादी की बात आई तब साई प्रिया को लगा कि नहीं, उससे तो शादी उससे करनी है जिससे वो प्यार करती है। उसने अपने माँ बाप से कहा, लेकिन माँ बाप उस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हुए। शायद लड़के की अभी नौकरी वोकरी लगी नहीं थी और उन्होंने अपला राजू से शादी कर दी। अपला राजू ने पढ़ाई लिखाई करके हैदराबाद में बाकायदा एक अच्छी सी जो फार्मेसी की कंपनी है उसमें जॉब कर रहा था ठीक ठाक। तो उन्हें लड़का अच्छा लगा, उसकी नौकरी अच्छी लगी और उन्होंने शादी कर दी। लेकिन साई प्रिया इस शादी से खुश नहीं थी, लेकिन माँ बाप के दबाव के चलते उसने ये शादी कर ली, रजामंदी दे दी। शादी के बाद वो हैदराबाद आ गई, अपने पति के साथ रहने लगी और पढ़ाई कर रही थी। लेकिन शादी के बाद भी वो अपने पहले प्यार को भूली नहीं और वो इंतज़ार करती रही। दोनों टच में थे। पहला साल बीता, दूसरे साल की जैसे ही सालगिरह आई, इन लोगों ने एक प्लानिंग की और ये विशाखापट्टनम इस आर के बीच पे जाने का आइडिया भी साई प्रिया का था। उसने अपने प्रेमी को बताया। प्रेमी को उसने पहले से ही विशाखापट्टनम बुलाया और बोला कि तुम अंधेरे में मिलना जब सूरज डूब चुका हो। और फिर वो अपने पति के साथ मंदिर गई, बीच पे गई, खूब मस्ती की, दिखाई कि हम बिल्कुल खुश हैं। फिर सेल्फी लेने लगी, किनारे में थी ताकि उसे ये लगे कि अचानक जब गायब हो तो कोई हादसा हो गया। और सेम वही हुआ, उसका प्रेमी भी वहीं पे घूम रहा था और अचानक जब फ़ोन आया उसके पति का, वो मौका मिला 2-4 मिनट का, फ़ौरन वो किनारे से निकली प्रेमी के साथ, वहाँ से स्टेशन भागी, स्टेशन पर ट्रेन पकड़ी, ट्रेन पकड़ कर वो नल्लूर पहुँच गई और वहाँ जाकर उसने शादी कर ली। पर उसे फिर लगा कि उसके माँ बाप बहुत परेशान होंगे, तो उसने अपने पति के मोबाइल से अपनी माँ को ये वॉइस मैसेज भेजा कि मैंने शादी कर ली और मुझे ढूंढे नहीं। इसके बाद पुलिस तक ये बात गई, तब पुलिस ने उस सर्च ऑपरेशन को रोक दिया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। करीब 1 करोड़ रुपए इस सर्च ऑपरेशन पर खर्च हो चुके थे। साई प्रिया की तलाश में 25 जुलाई की शाम से लेकर बुधवार की रात तक एक हेलीकॉप्टर, 2 पानी के जहाज, दर्जनों गोताखोर, कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी, पुलिस, इन तमाम लोगों ने जो मेहनत की और जो साजो सामान इस्तेमाल किया इस तलाश के लिए, उन तमाम चीज़ों का खर्चा करीब 1 करोड़ रुपए बैठ चुका था। 1 करोड़ रुपए एक ऐसी बीवी की तलाश में लगा दिए गए जो कभी भागी ही नहीं थी, जो कभी गुम ही नहीं हुई थी, बल्कि उसे इश्क था और अपने आशिक तक पहुंचने के लिए उसने ये पूरा ड्रामा रचा था। और फिर अपने आशिक तक पहुंच भी गई, फिर दोस्ती भी जो है वो रिश्ते में बदल गया, उसने शादी कर ली। और यहाँ बेचारा पहला पति बदहवास अपनी बीवी को उसी आलम में ढूंढ रहा है, दर दर भटक रहा है, रो रहा है, सोच रहा है पता नहीं क्या कुछ हो गया हो। और उधर बीवी थी कि वो दूसरे दूल्हे के साथ कहीं और। तो पहली कहानी आपको इसलिए सुनाई थी जो आर्मी वाली। इश्क में कई सारी ऐसी कहानियां हुई। उस कहानी में और इस कहानी में सिर्फ एक चीज थी। वहां पे ये था कि उसे मालूम था कि आर्मी में रहते हुए वो अपने कर्नल की वाइफ को अपना नहीं सकता है, तो वहां उसने खुद की मौत दिखाई और खुद की मौत दिखाने के बाद वो भागा और शादी करके रहने लगा। अब यहां चाहती तो साई प्रिया 2 साल पहले शादी से इनकार कर सकती थी। जो काम उसने अब किया 25 जुलाई को, वो ये काम 25 जुलाई 2020 को भी कर सकती थी। वो तब भी भागकर शादी कर सकती थी। कम से कम जो अपला राजू है उसका दिल नहीं टूटता। तो उस आर्मी अफसर ने भी अपनी मौत का नाटक रचा। इसने भी इस समंदर के किनारे साहिल पर अपनी मौत का ही नाटक रचा था एक तरह से, क्योंकि इस शाम के अंधेरे में इस तरह सेल्फी लेते लेते किनारे गई और ताकि दुनिया उसके पति को ये लगे कि वो डूब गई और मर गई। तो इन दोनों कहानियों में इत्तेफाक से एक ये समानता नजर आ रही थी। तो ये थी आज की कहानी, लेकिन कहानी खत्म करूं उससे पहले आज अपना सिलसिला अब आगे बढ़ाते हैं। आज लतिका जी का जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे लतिका जी। और बहुत पहले से मुझे क्षितिजा ने ये बोल रखा था और कल भी मुझे याद दिलाया गया था। तो थैंक यू सो मच। और आप कहानी सुनते हैं, आपके इस प्यार के लिए ऊपर वाला आपको हमेशा अच्छा रखे, आप हमेशा खुश रहें। तो हैप्पी बर्थडे वंस अगेन लतिका जी। इसके अलावा अहमद खान साहब की वाइफ का भी आज जन्मदिन है। तो हैप्पी बर्थडे, आपने नाम लिखा नहीं है और ये सिरसी कर्नाटक से हैं। वंश भंडारी भटिंडा से आज इनका भी जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे वंश साहब। और इजी एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं तो ऑल द बेस्ट आपकी कामयाबी के लिए। मोहित ठाकुर, इनका भी आज जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे मोहित। और सत्यम उपाध्याय ने भेजा है। साथ ही संस्कार का भी आज जन्मदिन है, तो बहुत बहुत मुबारक संस्कार। और इनकी फैंसी हैं सेजल
फोलानी बल्कि सेजल तोलानी सॉरी, उन्होंने भेजा है। इसके अलावा शेरविन पासपोर्ट वाला, इनका कल बर्थडे था तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे शेरविन। और रश्मि सोनी जी का भी जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे रश्मि। और विशाल इनके भाई, उन्होंने भेजा है। मोहम्मद मदनी नागौरी, इन्होंने एक मेल लिखा है। उन्होंने कहा है कि 75 साल भारत की के होने जा रहे हैं आज़ादी के, और उस मौके पर क्राइम तक फैमिली से एक कहा जाए कि अच्छे से 15 अगस्त को ही मनाया जाए, कम से कम स्वच्छता अभियान हो, पेड़ पौधे लगाने जैसी अच्छी चीज़ें। तो ज़रूर आपके ख्याल बड़े अच्छे हैं। रवि कुमार, मैं बिल्कुल आपसे नाराज़ नहीं हूँ, उन्होंने मेल में लिखा मैं नाराज़ हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। इसके अलावा पतराम हरदू बीकानेर से हैं, राम राम पतराम साहब। अशोक वैष्णव, इसके अलावा सुरेंद्र हैं स्पेन से, और लुटेरी दुल्हन पंजाब की कहानी सुनना चाहते हैं। साथी रंजीत सिंह सिधा, ये पटियाला जज की कल जो स्टोरी सुनाई थी उसमें कुछ गलतियां थी, उन्होंने ध्यान दिया और बिल्कुल थैंक यू सो मच। एक ये था कि वो चंडीगढ़ में नहीं, पटियाला में कत्ल हुआ था, और वो जो मंजीत था वो एक ग्रंथी था। और मनमोहन सिंह सक्सेना जी ने भी इन्हीं चीज़ों की तरफ ध्यान दिया, तो थैंक यू सो मच। मैंने गलती से चंडीगढ़ बोला था कई बार। इसके अलावा प्रतीक आर्या है, कहानी की फरमाइश की है। श्रीदीप बैनर्जी ने भी एक कहानी की फरमाइश की है। अनु शर्मा जी ने भी की है। इसके अलावा रवि कुमार, आरती और छोटू केस में क्या हुआ अभी तक कोई अपडेट नहीं है इसमें। देवव्रत द्विवेदी बस्ती से हैं, और थैंक यू सो मच, और एक कहानी की भी उन्होंने फरमाइश की है। साथ ही इसरार अहमद गैंगटॉक से आईटीबीपी में, थैंक यू सो मच। और राहुल यादव, तो आप तमाम लोगों का शुक्रिया। तो आज कहानी में इतना ही। अब कल है संडे, तो उम्मीद यही है कि कल छुट्टी हो, कल कोई बड़ा क्राइम ना हो, ताकि छुट्टी मना सकूं। मुलाकात होगी अब आपसे मंडे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।